जा रहा है, जब इसको हवा में मैंने रखा तो पूरी तरह फैल जा रहा है दूर दूर तक, लेकिन जब इसको मैंने कहाँ रखा, पानी में रखा, तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम कर लिया, छोटा हो गया। तब भी अट्रैक्ट कर रहा है, थोड़ी दूर और जाऊंगा फिर अट्रैक्ट कर रहा है, थोड़ी दूर और जाऊंगा फिर अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन एक ऐसा आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर सो बच्चों एक बार मैं फिर से आ गया हूँ नए जोश के साथ, लेक्चर नंबर 2 लेकर के, लेक्चर नंबर 3 लेकर के, जो कि क्या है, कूलाम्स लॉ। ठीक है, हम लोग कूलाम्स लॉ पढ़ेंगे बहुत ही मजे के साथ। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत इजी है, कुछ है नहीं कूलाम लॉ में, कुछ भी नहीं है। आप लोगों के चुटकियों में सॉल्व होंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन प्रैक्टिस इतना करा दूंगा कि फॉर्मूला या लॉ आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 1% आप याद ही नहीं करोगे चीजों को, आपको सबका सब ऐसे ही समझ में आ जाएगा बिना याद किए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। ये हमारे चिंटू मिंटू दोनों एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, पता नहीं क्यों पगले भाग रहे हैं, देखेंगे क्यों भाग रहे हैं आगे अभी कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। कूलाम्स लॉ होता क्या है? ठीक है, यहाँ तो कहानी लिखी हुई है, ये मैं आपको टाइम दूंगा कहानी नोट करने का, लेकिन पहले मैं अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ आपको। ठीक है, मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूंगा। पहले क्या है मेरी लैंग्वेज, कोई भी दो चार्जेस रखे हैं। देखो आपको क्या बताया था मैंने कल, कि जो चार्जेस की प्रॉपर्टी में कल मैंने बताया था कि जब दो सेम चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो डिफरेंट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। रिपल्सन और अट्रैक्शन होता है चार्जेस का। ठीक है, ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, तो ये चीज क्लियर होगी। तो ये रिपल्सन अट्रैक्शन क्या है, एक तरह का फोर्स है। ठीक है, अब ये कितना फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये फोर्स फाइंड करने के लिए कूलाम जी ने हमको क्या दिया था, एक लॉ दे रखा था। ठीक है, वही लॉ हम पढ़ेंगे, उसे वो क्या कूलाम्स लॉ बोलते हैं। कितना फोर्स दोनों के बीच में लग रहा है, क्लियर? आई होप क्लियर होगा आप लोगों की चीजें। तो क्या जो वो फोर्स है, जैसे मान लो ये है Q1 एक चार्ज है, एक ये Q2 चार्ज है, हम बात नहीं करेंगे ये सेम चार्ज है या अपोजिट चार्ज है, कोई बात नहीं करेंगे। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं R है। क्लियर है? बस ये है, दो चार्ज हैं, दोनों के बीच में चाहे अट्रैक्शन लग रहा हो चाहे रिपल्सन लग रहा हो, फोर्स कोई लग रहा है। हम बस मैग्नीट्यूड की बात करेंगे यहाँ पे। मैग्नीट्यूड, तो ये जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉड ऑफ Q1। मॉड क्यों लगाया? क्योंकि बस मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, होता है दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। इसको देख के याद आ रहा होगा, सर ये हमने कहीं पढ़ा था, कहीं तो ये हमने ऐसा कोई इक्वेशन कहीं पढ़ा था, कहीं तो ये इक्वेशन पढ़ा था। याद करो, याद करो क्या पढ़ा था हमने? ग्रेविटेशनल लॉ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या पढ़ रखा था? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। पढ़ रखा था ना? वैसे ही सेम टू सेम है। उसमें क्या किया था हमने? एक कांस्टेंट लगाया था प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट लगाएंगे, यहाँ भी कांस्टेंट, जो कि क्या होता है, के होता है कांस्टेंट। ठीक है, के Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, ये हमारा बनता है फोर्स का फॉर्मूला। दो ऑब्जेक्ट है, दो चार्जेस है, उनके बीच में कितना रिपल्सन या फिर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, उसका ये हमें फॉर्मूला मिला कूलाम्स लॉ की हेल्प से। अब के क्या है और के की यूनिट क्या है, के की वैल्यू क्या है, वो सब भी देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, थोड़ा क्लियर हो जाता है। डेफिनेशन तो मजा आता है देखने में, चलो जैसा भी है सही है। चलो देखते हैं डेफिनेशन। कूलाम्स लॉ इज डिफाइंड एज मैथमेटिकल concept that defines the electric force between charged object. Coulomb's law states that the force between any two charged particle is directly proportional to the product of the charge but inversely proportional to the separation of distance. पता चला? कुछ समझ में आया? कुछ पहले पढ़ा, जो मैंने बताया था वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अब डायरेक्टली इनवर्सली का तो खेल पता होगा 11th क्लास में, अगर नहीं पता है तो मतलब जितना आप दोनों के मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे, फोर्स उतना ज्यादा होगा। जब आप डिस्टेंस कहीं बढ़ाना शुरू किया तो फोर्स क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। जितना दूर करोगे उतना अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स कम होना शुरू हो जाएगा। मैग्नेट की हेल्प से समझो ना, मैग्नेट की हेल्प से समझो। क्या होगा, अगर आप दो मैग्नेट को रखते हो, दोनों का अगर सेम पोल है, तो क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन ये थोड़ी अनंत तक रिपेल करते जाएंगे। अगर मैं उन दोनों की दूरियां बढ़ाते रहूं तो क्या एक दूसरे का प्रभाव भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। मैं दूरी बढ़ाता रहूं तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कुछ नहीं करेंगे ना। अरे मान लो कि दो डिफरेंट मैग्नेट के पोल्स हैं, यहाँ नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन कब तक करेंगे, जब तक कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस तक। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाऊंगा इन लोगों की स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी ना। जो फोर्स का स्ट्रेंथ है वो कम होती चली जाएगी, तो इसलिए डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो भी स्क्वायर इनवर्सली। थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स क्या बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। क्लियर है? स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, ये चीज क्लियर हो गई होगी, क्लियर, एकदम क्लियर।
अब ये यही दे रखा है, चिंटू मिंटू एक के पास पॉजिटिव चार्ज है, एक के पास नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हुए आ रहे हैं गले मिलने के लिए, लेकिन क्या दोनों एक साथ कभी मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे ना, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये चीज दे रखी है अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन। और एक चीज और इसमें है, एक चीज और इसमें है समझने वाली, जितना फोर्स जो है 1 है वो 2 पे लगा रहा होगा, उतना ही सेम फोर्स जो चार्ज नंबर 2 है वो 1 पे लगा रहा होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी, ये इसको इस तरफ खींच रहा होगा, ये इसको इस तरफ खींच रहा होगा। डायरेक्शन दोनों की अपोजिट हो सकती है। जैसे मान लो ये दोनों क्या है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव वाला अपनी तरफ इसको खींचेगा खींचेगा और नेगेटिव वाला क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। तो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों के फोर्सेस के क्या होंगे? सेम होंगे। अच्छा, यहाँ पे वही चीज लिखी है, ठीक है। मैग्नीट्यूड दोनों के सेम होंगे और जो ही किसके बराबर होंगे? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होंगे। आई होप इज इट क्लियर टू यू। चलो चलो अब देखते हैं क्या हमारा ये जो K है, कूलाम्स कांस्टेंट, जिसको क्या बोलते हैं? कूलाम कांस्टेंट भी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ एयर, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस या फिर एयर। अब परमिटिविटी क्या होता है? एक वर्ड आया अभी परमिटिविटी, अभी हम लोग देखेंगे, बट अभी पहले तो देखो क्या है हमारा ये जो K है वो क्या है? K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और K की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? जब K कांस्टेंट है तो इसकी एक फिक्स वैल्यू है जो कि क्या है? 9 × 10⁹ ठीक है। अब इसका जो यूनिट है वो कैसे निकला? सर इसका यूनिट कैसे आपने निकाल दिया? हमें तो बताया नहीं कैसे निकलता है। बच्चों देखो कितने भोले हो आप लोग, कितने भूले हो, यूनिट नहीं निकाल पा रहे हो। बताओ यूनिट नहीं निकाल पा रहे हो, देखो कैसे होगा ये एफ, हमें क्या के की यूनिट चाहिए तो बाकी चीजों को इधर भेज दो। एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 इज इक्वल टू के। क्लियर है? मुझे तो लग रहा है क्लियर होगा। तो के, अब फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम, 2 कूलाम है तो कूलाम स्क्वायर। तो के की यूनिट आने गई, के की जो एसआई यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है? ये हो गई यूनिट। और उसके बाद हमारा वैल्यू क्या होती है के की? ये वैल्यू हमेशा याद रखना, ये वैल्यू हमेशा याद रखना। आगे के जो 2 3 4 चैप्टर पढ़ने वाले हैं हमेशा के बार बार आएगा, तो हमेशा इसकी वैल्यू याद रखना। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम पर कूलाम स्क्वायर, ये याद रखेंगे। एमसीक्यूज में आ जाता है 1 2 नंबर में, कि जैसे आपका कैपिटल जी की यूनिट आती थी ना, वो 9th क्लास में 11th क्लास में, वैसे इसकी आ जाती है, ठीक है, 12th क्लास में। क्लियर है? कहाँ पे थे हम? यहाँ थे, ठीक है। अब मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा ये चीजें। परमिटिविटी ऑफ फ्री मीडियम, अब ये क्या होता है? फ्री नहीं है, मीडियम है। फ्री मीडियम कुछ वर्ड ही नहीं बना, ये फ्री वर्ड को काटो, फ्री नहीं है कुछ भी। हाँ, अब ये क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट, अगर फ्री स्पेस की बात हो रही है, अब परमिटिविटी पढ़ लेते तब फ्री स्पेस और मीडियम आपको समझ में आएगा। परमिटिविटी पहले पढ़ लेते हैं। अच्छा देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो फोर्स दोनों के बीच में लगता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में अलग कैसे हैं? कैसे अलग है? डिफरेंस तो वैसे ही बहुत कुछ है, मैं क्या ही बात बोल रहा हूँ। देखो क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं होता है। चाहे आप पानी में देखोगे तो भी उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, अगर आप हवा में देखोगे तो भी। अब आप बोलोगे पानी में तो सब चीजें हल्की लगती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम नहीं होता है। पानी की बायंसी उसको ऊपर की तरफ धक्का देती है, इसलिए दोनों फोर्स मिला के कम हो जाते हैं। ज्यादा डीप नहीं जाएंगे इसमें, समझ में आया ना? पानी में ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही लगता है, बट जो पानी का बायंस फोर्स होता है वो क्या करता है? ऊपर की तरफ धक्का देता है, इसलिए कम लगता है वो फोर्स। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, कहाँ पे आप चीज को रख रहे हो, ठीक है। उसी को परमिटिविटी बोलते हैं। यहाँ देखना परमिटिविटी क्या दे रखा है? परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम ड्यू टू विच दैट मीडियम कैन परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज। परमिटिविटी जैसे मतलब मान लो मैं पानी में रख रहा हूं किसी भी चार्ज को, चार्ज के चारों तरफ क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आगे आ गया तो समझना, अभी बस ये समझना कि ऐसे फील्ड जहां पे कोई भी अगर आप टेस्ट चार्ज लाते हो वो रिपल्सन या अट्रैक्शन फील करे, उस फील्ड को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कोई मैग्नेट रख रहा हूँ ला करके, जैसे मैं यहाँ पे कोई मैग्नेट लग रहा हूँ आकर के, एकदम ध्यान से समझना, समझ में पूरी चीजें आएंगी। मैंने यहाँ क्या रखा? एक मैग्नेट ला के रख दिया, मैंने यहाँ पे एक मैग्नेट ला के रख दिया, मैंने यहाँ एक मैग्नेट ला के रखा। अब क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे एक कॉइन ला रहा हूँ, एक छोटा सा कॉइन इसके पास लेकर के आ रहा हूँ, कॉइन कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ ये है कॉइन। इस कॉइन को मैं बार बार इसके पास लेकर के आ रहा हूँ,
अब इसके पास में क्या कर रहा हूँ, कोई कॉइन लेकर के आ रहा हूँ, तो क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। थोड़ी दूर जाऊंगा तब भी अट्रैक्ट कर रहा है, थोड़ी दूर और जाऊंगा फिर अट्रैक्ट कर रहा है, थोड़ी दूर और जाऊंगा फिर अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन एक एक ऐसा आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर होगा तो यहाँ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इन्फिनिटी पे लाके इसको रख दूं तो क्या ये मैग्नेट को भी हम दूर कर देते हैं, ये मैग्नेट को दूर रख दूं लाके, और इसको भी इसके दूर रख दो, तो क्या अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा ना। तो ये अपने कुछ फील्ड के अंदर ही अट्रैक्ट कर पाएगा, इसके फील्ड के पास रखोगे तभी अट्रैक्ट करेगा। ये जो कॉइन मान लो इसकी फील्ड यहाँ तक है, इसकी लिमिट यहीं तक है, यहीं तक है इसकी लिमिट, तो इसके बाहर जब मैं चार्ज को घुमाऊंगा तो क्या होगा, चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा, नहीं कर पाएगा। जैसे इसके अंदर आऊंगा ये अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जो इसके चारों तरफ की जो फील्ड है उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही जब कोई चार्ज रखा है उसके चारों तरफ एक फील्ड बनती है, ठीक है। जहां पर कोई टेस्ट चार्ज, कोई भी चार्ज लाओगे या वो अट्रैक्शन फील करेगा, अगर सेम चार्ज लाओगे, और डिफरेंट चार्ज लाओगे तो रिपल्सन फील करेगा। तो उसके आसपास की उसी फील्ड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब परमिटिविटी क्या होती है, जैसे मैंने इसको एयर में रखा तो इसकी फील्ड क्या हुई, ये बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसकी फील्ड बहुत ज्यादा एरिया इसने कवर कर लिया। लेकिन वहीं कहीं मैं पानी में इसको रख दूंगा बच्चों, पानी में जब इसको रखूंगा तो क्या होगी, इसकी फील्ड इन कंपैरिजन टू एयर कम हो जाएगी। क्लियर हुआ, इन कंपैरिजन टू, जैसे पूरा फैल जा रहा है, जब इसको हवा में मैंने रखा तो पूरी तरह फैल जा रहा है दूर दूर तक, लेकिन जब इसको मैंने कहाँ रखा, पानी में रखा, तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम कर लिया, छोटा हो गया। समझ आ रहा होगा, छोटा हो गया। जैसे कि मैं यहाँ आप लोगों को दिखाता हूँ, पानी ने इसको परमिशन दी ही नहीं पूरा फैलने की, पानी ने क्या किया, इसको परमिशन ही नहीं दिया। ये चार्ज क्यू है, यहाँ क्यू रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज है, मतलब माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। ये अगर रखा हुआ है, इसको थोड़ा नीचे बनाना चाहिए था मुझे, ठीक है। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये रखा हुआ है एयर में, ठीक है, एयर में। ये अपना दूर दूर तक फैला रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूर दूर तक, मतलब इसका एरिया क्या है, बहुत ज्यादा है। लेकिन अब मैंने क्या किया, इसको ले जाके पानी में रख दिया। ये कहाँ पर है, एयर में है, एयर में ही, एयर में, इसलिए हमने दूर दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाई। बट अगर मैं गलती से इसको ला करके, इस चार्ज को लिया मैंने, ये चार्ज उठाया, इसका एक क्लोन बनाया, इसका एक क्लोन बनाया, और यहाँ रख दिया वाटर में। अब यही सेम चार्ज में ला करके अगर वाटर में रख रहा हूँ तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। ये कम एरिया फैला पा रहा है, कम एरिया फैला पा रहा है अपना, क्योंकि पानी ने क्या दिया है, पानी ने क्या दिया है इसको, पानी ने इसको इतनी परमिशन ही नहीं दी, इतनी छूट ही नहीं दी कि ये पूरा फैले। कम ही अपना एरिया फैला रहा है तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। तो परमिटिविटी समझ में आया होगा, मीडियम की परमिशन, मीडियम कितना परमिशन आपको दे रहा है अपनी फील्ड फैलाने की, उसी को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं। अब ये पॉइंट तो क्लियर हुआ होगा, परमिटिविटी, परमिटिविटी क्लियर होगा। यहाँ पे डिफिनेशन है, यहाँ आप इससे छाप सकते हो, छाप सकते हो। मैं साइड हो जाऊं, चलो साइड हो जाना हो तो छाप लो, छाप ही लो। आज आप एक काम करो, छापो ही, छापो, जल्दी जल्दी छापो, रफ्तार में, रॉकेट की स्पीड से छापो। छप गया होगा, छप गया होगा, ये सब तो मैंने समझाया था। ये बनाना चाहो, ये परमिटिविटी जहाँ लिखी हो ना वहाँ बना लो ये फिगर, ताकि याद रहे हमेशा, ठीक है। फिगर देखते ही, डिफिनेशन पढ़ने में ना पड़े, फिगर देखते ही समझ में आ जाए। नोट्स को अपने ऐसे बनाओ कि आप विजुअली, मतलब पढ़ने में तो समय लगता है लेकिन फिगर देख के जल्दी समझ में आ जाता है। मुझे भी अपने लेसन प्लान्स बनाने होते हैं, क्या करता हूँ मैं, डेफिनेशन पे ज्यादा वो नहीं समझता हूँ, डेफिनेशन को लिखता ही नहीं हूँ, क्या बस खाली फिगर बना लेता हूँ। कोई कॉन्सेप्ट रहता है उसका फिगर बना लिया, समझ में आ गया। फिजिक्स में तो क्या है, आपने फिगर बनाया, परमिटिविटी ऐसे ही समझ में आ गया, वाटर कम फैलाने दे रहा है, ये जब रिवीजन करोगे तुरंत खोलोगे तुरंत समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट कहाँ था, अब हम कूलम्ब्स लॉ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला जो हमारा प्रश्न है वो क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल स्फीयरिंग चार्ज हैविंग, टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्ज 2 × 10⁻⁻⁷ and 3 × 10⁻⁷ प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। एयर है तो मतलब हमें क्या लेना है, हमें कोई मतलब ही नहीं, बस हमें के ले लेना है, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले क्या लोगे, क्या क्या गिवन है, पहले तो गिवन है Q1, Q1 कितना दे रखा है, 2 × 10⁻⁷ कूलम, और Q2 कितना दे रखा है, 3 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है। और आपका क्या है, के आपको पता है क्या होता है, के क्या होता है, देखो पहले जब भी बोर्ड में सॉल्व करोगे, मैंने बार बार बताया कि इसी पैटर्न पे सॉल्व करना है बोर्ड में। अगर सॉल्व करो कि हमें पता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, हमें ये पता है। और हमें क्या पता है, डिस्टेंस दे रखा है, मतलब कि जो आर हमने बोला था वो दे रखा है कितना, 30 सेंटीमीटर। लेकिन हम SI यूनिट की बात करते हैं ना, तो इसको क्या करेंगे, 0.3 मीटर। अब इसको सॉल्व करो, फॉर्मूला क्या है, वर्किंग फार्मूला, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये F इज इक्वल टू के क्या दिया हुआ है, के क्या दिया हुआ है, सर देखते रहिए, रिकॉर्डिंग हो रही है अपनी। के क्या दिया हुआ है, के क्या दिया है, बोलो, कैसे बोलोगे, इतना दूर हो,
चिल्लाओ एक बार खूब तेज की क्या दे रखा है, अगर मोबाइल में भी देख रहे हो तो एक बार खूब तेज चिल्लाओ अगल बगल का रिएक्शन देखने के लिए। 2 × 10⁻²। जब पढ़ो तो पागलों की तरह पढ़ो, और यही तो पागलपन है। जो भी काम करो पागलपन की तरह करो। 0.3 0.r² करेंगे, 0.3 को 2 बार लिख दिया मैंने। क्या कुछ गड़बड़ हो गई? नहीं कुछ गड़बड़ हुई। 7 2 9 दो बचे। अब मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, नीचे पॉइंट के बाद एक डिजिट रख दिया तो 2 जीरो बढ़ा दिया मैंने। क्या हो गया ये? 10⁻² लिख सकते हैं इसको। 2 जीरो बढ़ाने का यही तो मतलब है, 10⁻²। नीचे पॉइंट है। अब आपको जैसे कैलकुलेशन आती है वैसे कर सकते हो। वो मतलब मैं नहीं बता रहा हूँ स्ट्रिक्टली कि यही करना है। 2 जीरो बढ़ाया, 3 1 3, 3 3 9, 3 से 3 कट गया। ऊपर का मामला सॉल्व। 3 2 से क्या होता है? 6 होता है। अब 10⁻9, 10⁻−7, 7 में से 9 गया, 9 में से 7 गया, 2 बचेगा, 2 +2 बचेगा, +2 +2 +4 हो जाएगा, +4 7 -4 +4 -7 कितना होता है? +4 और -7 कितना होता है? बोलो। -3। ठीक है, -3 +4 -7 +4 -7। ठीक, इतना। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। क्या ये आंसर सबका आया है? क्या ये आंसर समझ में आया क्वेश्चन? अगर समझ में आया तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, एक बार थम्स अप कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए एक बार। अगर आ गया है तो आ गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर नोट करना चाहो तो जल्दी जल्दी नोट करो, क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लास का भी टाइमर है। ये आपको ऊपर जो टाइमर दिख रहा होगा ये मैंने इसीलिए लगाया क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लास बस शुरू ही होने वाली है आधे घंटे में। बट परेशान नहीं होना है, जितना मैं लेसन प्लान बना के लाया हूँ उतना आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा आज। ठीक है, परेशान नहीं होना है बिल्कुल। मैं उधर 1 घंटा और पढ़ा दूंगा, एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आ गया एनसीईआरटी का। पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन है। क्या दिया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन, ये एम सी जो लिखा हुआ है ये म्यू सी होना चाहिए, माइक्रो कूलम। ठीक है, म्यू सी, म्यू सी। ये भी कहाँ है और कहाँ है और कहीं नहीं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज इतना ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज इतना इन एयर इज इतना। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? इस बार क्या क्या गिवन है? गिवन क्या क्या है? गिवन है हमारा Q1 0.4 म्यू सी। म्यू सी मतलब क्या होता है? 10⁻⁻6 कूलम। और Q2 कितना है? -0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और उसके बाद दोनों के बीच का जो फोर्स है, नहीं सही है, फोर्स जो है दोनों के बीच का वो कितना दे रखा है? 0.2 न्यूटन दिया हुआ है। इतनी चीजें दे रखी हैं, इतनी चीजें तो दे रखी हैं बच्चों, इतनी चीजें दे रखी हैं। अब हमें क्या निकालना है? आर निकालना है। कुछ समझे? दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, इसका मतलब समझे? दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। कुछ समझ आया कि नहीं आया? कुछ समझ में आया या नहीं? ये सब कुछ ऊपर से जा रहा है। अब आर तो निकाल लोगे ना बच्चों, फॉर्मूले पे वैल्यू रखनी है। फॉर्मूला ही नहीं याद होगा तो कहाँ से वैल्यू रखोगे? एफ इज इक्वल टू क्या होता है? Q1 Q2 K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही होता है। हमें K दे रखा है, Q दे रखा है, Q1 Q2 दे रखा है, F दे रखा है, आर निकालना है। आर निकालना है। क्या आर निकाल पाओगे? चलो मैं आप लोग को एक मौका देता हूँ, 2 मिनट का, निकाल के दिखाओ। 2 मिनट का समय देता हूँ, निकाल के दिखाओ। सो ये क्वेश्चन हुआ आपसे कि नहीं? 1 मिनट का टाइम था, हुआ कि नहीं? चलिए देखते हैं, मैं करता हूँ। आप लोगों से अगर नहीं हुआ तो मैं करता हूँ इसको कंप्लीट। देखो क्या होगा बच्चों, यहाँ इसको मैं इरेज करता हूँ, फॉर्मूले को। फॉर्मूला पता है सबको, मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखो क्या होगा यहाँ, यहाँ क्या होगा? आवाज़ सुनो। यहाँ पर क्या होगा कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स निकालना है। एफ इज इक्वल टू के कितना दे रखा है आपको पता है? 9 × 10⁻⁹ होता है। Q1 कितना है? 0.4 है, 0.4 है इंटू 10⁻⁻6 है। और अच्छा, इसका फोर्स दे रखा है, फोर्स पहले से गिवन है, सॉरी, फोर्स यहाँ गिवन है। फोर्स कितना है? 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन फोर्स गिवन है। और Q1 इतना है और Q2, अब में माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं है। ठीक है, माइनस हो प्लस हो कोई लोड लेने की बात ही नहीं है। ये माइनस प्लस से कोई दिक्कत नहीं है। हम माइनस इवन लिखेंगे नहीं क्योंकि हमें मॉड से मतलब होता है। मैंने इसे बताई थी ना कि मॉड से हमें मतलब है, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। और अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन लिख करके
क्या कर दोगे, आर स्क्वायर कर दोगे। क्लियर है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, तो छोटा रहने तो नहीं ही करेंगे तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। अब ये क्या करोगे, आर स्क्वायर को इधर भेजो, 0.2 को उधर भेज दो, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब इन दोनों इन सबको जब करोगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, 8 4 ज़ा 32, चलो कर लेते हैं बाद में। 9 इंटू 6 6 12, 12 9 गया, कितना बचेगा, ये पावर्स को भी बात कर रहा हूँ, 6 6 12 -12 एंड 9 9 3 12, तो कितना हो जाएगा -3, 0.4 इंटू 0 अपॉन 0.2, तो 0.2 4 ज़ा 8 होता है। ठीक है, ये कट गया, 4 टाइम्स जाएगा। अरे यहाँ पे करके देख लो यार, समझ नहीं रहे हो आप लोग। 0.8 को 0.2 से जब करेंगे क्या, जब पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 2 2 2 4 हो जाएगा ना। समझ में आया कि नहीं, समझ में आगे ही गया होगा, पूछ कह रहा हूँ, ये बच्चों वाली चीज़ें कभी कभी मैं सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ बचा 4 4 4 जा 16, 1.6 हो जाएगा। 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1.6 को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1.6 को 9 से करेंगे, 9 6 जा 54 का 4 हो जाएगा। यहाँ कैरी 5, 9 9 5 14, 14.4 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ क्या आ जाएगा, 14.4 इंटू 10⁻³ है, यही बच रहा है ना। अभी इसको देखो, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है क्योंकि अंडर रूट में चला जाएगा ये। अब पॉइंट को मैं इधर खिसकाऊंगा, इधर खिसकाने का मतलब क्या होता है, पावर में एक जुड़ना। समझ में आ रहा है, इधर जब मैं खिसकाता हूँ तो पावर में एक जुड़ता है कि घटता है, पावर में एक जुड़ता है कि घटता है, ये आप लोग मुझे बताइए। 10 से मल्टीप्लाई करना है, इधर खिसकाने का मतलब हम क्या कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर जब हम खिसकाएंगे तो पावर में एक जुड़ जाएगा। तो नए पेज पे कर लेते हैं, आ गया, यहाँ था ये क्वेश्चन था, क्या था, 1.44 आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, हाँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 14.4 इंटू 10⁻³ यही आया था। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब एक काम करो, जोड़ना घटाना नहीं समझ में आ रहा है, जोड़ते कि घटाते हैं, तो आप क्या कर लो, समझ लो, यहाँ पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1444 अपॉन 10 लिख सकते हैं ना, इसको नीचे 0 बढ़ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा -3। अब 10 क्या ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये +4 बन जाएगा ना, 44 इंटू 10⁻⁻4, ऊपर जाएगा माइनस माइनस जुड़ जाएगा सब, तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √144 इंटू 10⁻⁻4। इसको जब करेंगे सॉल्व तो क्या आएगा, 12 का स्क्वायर ये होता है 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आसानी से, बस वही कूलाम्स लॉ पे ही था, कूलाम्स लॉ पे था ना ये क्वेश्चन, कूलाम्स लॉ पर ही था। क्या था हमारा इक्वेशन दे रखा था, फोर्स इस बार पहले से गिवन था, समझ आ रहा है, फोर्स पहले से हमारा गिवन था, तो हमने ये कंडीशन लगाई और सॉल्व हो गया क्वेश्चन आसानी से। अब देखो एक और क्वेश्चन, एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, चार्ज बिटवीन टू स्फीयर्स इज इतना एंड इतना कूलाम, दे एक्सपीरियंस ए फोर्स F if each of them is given a additional charge 2 microcoulomb then new force between them अगर इतना इतना चार्ज था तो इन दोनों के बीच का फोर्स क्या था, F था। ठीक है, अब डिस्टेंस को नहीं चेंज किया है, डिस्टेंस जो था वही है, चार्ज बिटवीन टू स्फीयर्स आर इतना इतना को मान दे एक्सपीरियंस इतना, मान लो दोनों के जो बीच का डिस्टेंस था, लेट डिस्टेंस बिटवीन देम बी आर, एक्स या आर मान लेते हैं, आर ही मानते हैं तो मान लेंगे। तो इन लोगों का जो पुराना वाला फोर्स था वो क्या हो जाएगा कि Q1 कितना है, 10 है इंटू 5 है अपॉन आर स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, जो फोर्स था वो क्या हो जाएगा 50 के अपॉन आर स्क्वायर। अब जो F2 मतलब कि जो हमारा फोर्स है, बाद में F डैश उसको मान लेते हैं, दोनों को हमने क्या दिया है, 2 कूलाम चार्ज दिया। मैंने क्या बोला था, जब भी चार्जेस होते हैं वो स्केलर एडिशन को फॉलो करते हैं, तो यहाँ में हम लोग इसको जोड़ के देखेंगे। और ये 10 कूलाम वाले को हम 2 कूलाम दे देंगे, पॉजिटिव 2 कूलाम्स, देखो पॉजिटिव 2 कूलाम्स, माइक्रो कूलाम्स, सॉरी कूलाम्स नहीं माइक्रो कूलाम्स में बात चल रही है। ठीक है, माइक्रो कूलाम में चलो, कूलाम में चलो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए परेशान नहीं होना है, बस खाली यहाँ पे क्या करो 10⁻⁻12 कर दो और, ठीक है, या नहीं करोगे चलो माइक्रो कूलाम की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, माइक्रो कूलाम में ही सॉल्व कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं है ज़्यादा यूनिट यूनिट का चेंज करना, क्योंकि हमें फोर्स नया वाला बताना है कितना होगा।
ठीक है, अब यहाँ जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 12 कूलम हो जाएगा, 12 माइक्रो कूलम हो जाएगा। ठीक है, अब जो दूसरे इस वाले में जोड़ोगे -5 में +2 जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 3 म्यू सी। समझ में आ रहा है, वो स्केलर एडिशन, प्लस माइनस का कोई फर्क, मतलब जैसे जोड़ते घटाते आए हो बचपन से वैसे ही जोड़ोगे। तो अब चार्ज क्या हो गया है, कितना कितना हो गया है, 12 × 3 अपॉन डिस्टेंस वही है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 से 36 के अपॉन r²। नया वाला फोर्स क्या बन गया, ये बन गया। ठीक है, यही बताना है डायरेक्ट न्यू फोर्स बिटवीन देम, तो नया फोर्स यही होगा 36 के अपॉन r²। अगर आपका दिया होगा कूलाम में आंसर तो कूलाम में भी बता सकते हो, नहीं तो ऐसे बता दोगे तो भी आंसर आपका करेक्ट रहेगा ही रहेगा। तो ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया क्वेश्चन। पहले ये फोर्स था, अब ये फोर्स आएगा। अगर रेशियो दोनों फोर्स का पूछता तो आप दोनों को डिवाइड कर देते। समझ में आ रहा है, या आपको कभी कोई पूछेगा नए फोर्स को पुराने फोर्स के टर्म में बताओ तो आप दोनों को डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, F1 मतलब F, ये जो F है अपॉन F' इज इक्वल टू कितने टाइम ज़्यादा या कम हो रहा है, ये अगर पूछ रहा है कभी तो क्या हो जाएगा, 50 के अपॉन r² अपॉन 36 के अपॉन r²। अभी कभी पूछे ना कि कितने टाइम ज़्यादा हो रहा है कितने टाइम कम हो रहा है, तो इस तरह निकालना पड़ेगा, मतलब कितने गुना ज़्यादा हो रहा है या दोनों के बीच का रिलेशन बताओ, नए फोर्स और पुराने फोर्स का, तो इस तरह करोगे सॉल्व। तो क्या हो जाएगा, F' इज इक्वल टू 50 अपॉन 36, अब इसको काटो, 225 218, ये हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू जो F' है, F' निकालना है ना F के फॉर्म में, तो उल्टा कर देते हैं, F' अपॉन F क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 18 अपॉन 25, या फिर हमारा जो F' है वो क्या हो जाएगा, 18 अपॉन 25F। क्लियर है, समझ आया बच्चों, समझ में आया होगा। बस डायरेक्ट कैलकुलेशन ही है और कुछ है नहीं इसमें, बस कैलकुलेशन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट था। नए और पुराने फोर्स में हमने क्या किया, रिलेशन निकाल दिया। ठीक है, ठीक है, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हमारे। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, क्या दे रखा है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स, पॉइंट चार्ज ऑफ इतने कूलम एंड इतने कूलम रिपेल ईच अदर विद द फोर्स इतना व्हेन इट चार्ज ऑफ इतना कूलम एडेड टू ईच। स्टार्टिंग में क्या फोर्स लग रहा था, इतना लग रहा था, अब बाद में क्या फोर्स जाएगा जब दोनों को क्या क्या किया हमने, 2-2 कूलम चार्ज 6-6 कूलम दे दिया। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ये सब कुछ दिया, इस डेटा के थ्रू हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्लियर है, उस वाले में तो कुछ डेटा नहीं दिया होता डिस्टेंस का, तो हमने नहीं निकाला, हमें जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इस बार क्या करेंगे, हम डिस्टेंस दोनों के बीच का निकाल लेंगे। फोर्स दिया हुआ है तो हमारा क्या दे रखा है, पहले इस पुराने डेटा, ये वाले डेटा बिना दिए, चार्ज चार्ज बिना दिए, पहले ये दिए, एक चार्ज ये है, एक ये चार्ज है, मतलब अभी डिस्टेंस, अभी हमने कोई चार्ज ये वाला दिया नहीं है, बस खाली ऐसे ही दोनों के बीच का हम लोग वो निकालेंगे। फोर्स कितना दे रखा है, 20 न्यूटन, फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन, और Q1 है हमारा 2 म्यू सी, और Q2 है हमारा +4 म्यू सी। हम ज़्यादा यूनिट चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं सॉल्व, आंसर ऐसे भी आ जाएगा, या चलो यूनिट चेंज ही कर देते हैं, आप इतना कह रहे हो तो हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। तो हमें पता है एफ का, इसको क्या लिखोगे, 2 × 10⁻⁻6 कूलम, और इसको क्या लिखोगे, 4 × 10⁻⁻6 कूलम। मैग्नीट्यूड की बात होती है इसलिए प्लस माइनस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है, दोनों ही प्लस है वैसे। तो क्या होगा, F इज इक्वल टू, अच्छा R² का फॉर्मूला आपने पीछे देखा ही है, Q1 Q2 अपॉन F, ये होता है K Q1 Q2 अपॉन F। क्या K क्या है, 9 × 10⁻9 है, Q1 Q2 कितना है, 2 × 10⁻6 है, और Q2 कितना है, 4 × 10⁻6 है, और अपॉन F फोर्स कितना है, 20 है। क्लियर है, 2 1 2 2 10 20, अपन ऊपर से जाएगा 7 बन जाएगा, ये वाली पावर, ये माइनस में होगा ऊपर चला जाएगा, तो R² इज इक्वल टू 9 × 4, और ये 9 है, 12 में से 9 -3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और ये वाली पावर भी ऊपर जाएगी तो -1 रहेगी। क्लियर है, 9 में से 6 गया, कितना बचेगा, 9 में 6 गया, 3 बचेगा, +3 बचेगा, +3 में से -6 जाएगा, -3 हो जाएगा, और ये पावर ऊपर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा होगा बच्चों, ये 36 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 10 पे पावर -4। इतना क्लियर है, तो R हमारा हो जाएगा √36 × 10⁻⁻4। अगेन हमें पता चल गया अभी क्या हो जाएगा, 4 × 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का होता है ना, 4 का नहीं ना होता है, तो क्या करोगे, यहाँ 6 लिखोगे, 6 × 10⁻², ये आ गया दोनों के बीच का डिस्टेंस मीटर में।
ठीक है, डिस्टेंस हमें पता चल गया। अब क्या है, दोनों में 6 माइनस 6 गुलाम माइक्रो गुलाम ऐड किया जा रहा है। ठीक है, पहले दोनों क्या थे, +2 गुलाम थे, अब माइनस 6 गुलाम दोनों में ऐड किया गया है, तो अब दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा। तो अब देखिए हमारा जो वो है चार्ज क्या क्या हो जाएगा, पहले नया पेज ऐड करते हैं। हमारा क्या था, पहले चार्ज कितने थे एक बार देख लो, चार्ज कितने कितने थे, 2 और 4 थे जो चार्ज थे हमारा। अब Q1 डैश ऐड करने के बाद Q1 डैश उसको मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, 2 था पहले, अब -6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -4 गुलाम, -4 माइक्रो गुलाम, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, -4 इंटू 10⁻⁻6 गुलाम। ठीक है, और दूसरे वाले में भी 6 ऐड किया है, इसको भी डैश में लिख लेते हैं, 4 - 6, ये तो क्या हो जाएगा, -2 म्यूसी, ये भी हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 गुलाम। माइनस लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी हमने निकाला है कितना है, 6 इंटू 10⁻², मतलब ये क्या है, 6 इंटू 10⁻², मीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो फोर्स का फॉर्मूला पता है, Q1 Q2 मतलब 4 इंटू, मैंने के पहले लिखना है 9 इंटू 10⁻9, Q1 Q2 मतलब कि 4, माइनस वाइनस लिखने का कोई सेंस बनाता नहीं है, बार बार लिख देता हूँ गलती से, 4 इंटू 2 इंटू 10⁻6, 10⁻6 क्या हो जाएगा, 10⁻⁻12 अपॉन कितना है दोनों के बीच का डिस्टेंस, 6 इंटू 10⁻⁻2। अब देखो एफ और 2 है ना, r² होता है, तो 6 इंटू 10⁻⁻2 2 बार लिखा जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला r² रहता है ना, इसलिए हमने 2 बार लिखा। अब यहाँ देखो क्या क्या होगा, -2 से एक ये 2 कट जाएगा, बचेगा 10⁻⁻10, फिर ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 10⁻⁻8। ठीक है, पावर से हमने मामला सॉल्व किया पावर का। अब यहाँ देखो 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3, 3 3 9। ठीक है, मैं इसी तरह काटता हूँ, अगर आपको कोई दूसरा तरीका आता है काटने का तो काट सकते हो। 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 2 4। अब ऊपर नीचे का सारा नंबर साफ, नंबर और 10 सब साफ हो गया। यहाँ क्या बचा, ऊपर क्या बचा है हमारे पास, 10⁻⁻, मतलब बस खाली 2 बचा है, और ये 8 में से वो 9 में से 8 जाएगा, बचेगा 10, तो ये क्या हो जाएगा 20। अगेन फोर्स क्या है, 20 न्यूटन का ही है जितना कि पहले था। ठीक है, क्योंकि हमने चेंज क्या किया, दोनों चार्जर में चेंज किया। एक बार देख लेते हैं सही है कि नहीं, 2 है और 10 की है। ठीक है, 20 ही न्यूटन का चार्ज, अभी भी हमारे के बीच का फोर्स यही है। ठीक है, अब क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, आराम से इत्मीनान के साथ देखोगे और सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा चीजें। इसमें क्या दे रखा है, 2 इक्वल पॉइंट चार्ज, 1 माइक्रो कूलाम के 2 चार्ज हैं, ईच लोकेटेड एट इतना एंड इतना, दोनों मतलब मान लो ये एक P पॉइंट है, ये एक Q पॉइंट है। अब अगर वेक्टर की आपको जानकारी होगी तो आप आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे, लेकिन अगर वेक्टर मतलब वेक्टर एडिशन नहीं आता होगा या मतलब डिस्टेंस निकालना नहीं आता होगा तो नहीं सॉल्व कर पाओगे। चलो एक मैं रफ आइडिया देता हूँ डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, मैं एक रफ आइडिया दे देता हूँ। मान लो ये आपका रूलर है, ठीक है, ये बड़ा सा रूलर है। आपको क्या है, आपका रूलर मतलब 0 से नहीं शुरू हो रहा है, मान लो 0 से नहीं शुरू हो रहा है, आपका रूलर 2 से शुरू हो रहा है। 2 से लेकर के आप 8 तक आपने एक पेंसिल रखी जिसकी लेंथ कहाँ है, 2 से 8 तक है। मान लो ये मैंने पेन रखा, मेरे पेन की लेंथ क्या है, 2 से 7 तक है, 2 से 7 तक है। तो मैं अपने लेंथ अगर मुझे पेन की निकालनी होगी तो क्या करूंगा, मैं 7 - 2 कर दूंगा, जो कि 5 सेंटीमीटर या मीटर जो भी लिखा होगा वो आ जाएगी। इतनी चीज़, ये चीज़ समझ में आ रही है। ऐसे अगर हम 2D की बात करें, ऐसे अगर हम 2D की बात करें तो मैं एक कार्डियक प्लेन बनाता हूँ। देखो एकदम बेसिक बता रहा हूँ, अगर आपने कभी भी वेक्टर नहीं पढ़ा होगा तो भी ये चीज़ समझ में आ जाएगी, एकदम बेसिक। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चों को एक कन्फ्यूजन होता है, मैंने अपना ऑफलाइन क्लास में बच्चों को करा के देखा ये क्वेश्चन, तो उन लोगों को कन्फ्यूजन थी इस बारे में। ये चीज़ एग्जाम्पल में हटा देता हूँ, ठीक है, और ये सब भी इरेज कर देता हूँ। अब देखो यहाँ क्या चीज़ है, क्या मैं आप लोगों को जो बताना चाह रहा था कि मान लो अब 2D में बात करते हैं, 2D में बात करते हैं, अगर 2D में बात करते हैं तो एक कार्डियक प्लेन है। कार्डियक प्लेन में अगर एक पॉइंट यहाँ पर है तो उसको क्या मानते हैं, जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता है उसका y0 होता है, मान लो 2 0 है, और ये क्या है 3 0 है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों का वो निकालेंगे, डिफरेंस निकाल देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा आंसर, ऐसा कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 ही आएगा। समझ में आ रहा है। ऐसे ही जब 3D में बात आती है, 3 ये पॉइंट दे रखा है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये 2 पॉइंट दे रखा है, इसका मतलब क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1 1 और 1 होंगे। जो जो कोफिशिएंट होता है वही होता है। यहाँ ऊपर है कैप, ऊपर है कैप, क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा है, ठीक है। और इसके जो कोफिशिएंट होंगे वो क्या क्या होंगे, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 2 3 एंड 1 होगा कोऑर्डिनेट। अब इन दोनों के बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ रखा है, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। 2 और 1 का डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा, 1 का स्क्वायर।
3 और 1 का डिफरेंस 2 होगा और 1 और 1 का डिफरेंस 0 होगा। तो दोनों के बीच का जो मान लो ये पी पॉइंट था, आप पी क्यू मैंने लिख दिया था ना, पी क्यू पॉइंट लिख दिया था, ठीक है, इसको मिटाओ। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा जो पी क्यू है वो डिस्टेंस दोनों के चार्ज बीच का है √5 हो जाएगा, ठीक है। दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो √5 हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया, क्लियर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस पता चल गया, मतलब हमें r मिल गया कितना √5, और q1 है हमारा क्या 1 × 10⁻⁻6, q2 क्या है वो भी है 1 × 10⁻⁻6 है। q1 q2 पता चल गया, r पता चल गया, और क्या हमें वो k पता है, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, f = q1 q2 अपन r², मतलब कि q1 q2 को जब मल्टी k है 9 × 10⁻⁹ और q1 q2 कितना है 10⁻12 अपॉन r², मतलब √5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे ये क्या हो जाएगा 9/5 इंटू 10⁻, ठीक है, 10⁻, क्या होगा -3, और इसको जब सॉल्व करेंगे 5 × 5, 5 × 5 4 बचेगा, 5 8 × 40, कितना बच जाएगा यहाँ 1.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन, यही हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप समझ में आया हुआ ये चीज़ें। ये दो वो दे रखे हैं, देखो वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, दो डिस्टेंस के कोऑर्डिनेट्स ही हैं ये, इन लोगों के बीच की दूरी निकालने का ये फार्मूला है, ठीक है। कोफिशिएंट सबके लेकर के डिफरेंस निकाल के स्क्वायर निकालोगे दोनों चीज़ का। अगर 11th क्लास में वेक्टर पढ़ा हुआ तो समझ में आया होगा, अदरवाइज मैंने यहाँ पे जो समझाया है ये कहाँ गया, इसके थ्रू समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा, अगर समझ में आया तो ठीक है, और समझ में आना भी चाहिए। अब देखो वेक्टर की जब बात आएगी तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ देखेंगे हम लोग, ठीक है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या होती है, देखो कूलम्ब्स क्या है, फोर्स ही है, और फोर्स क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसका हम वेक्टर फॉर्म भी देख लेते हैं। अब वेक्टर किसी के भी डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, यूनिट वेक्टर चाहिए होता है, तो हम यहाँ यूनिट वेक्टर लगा दिया यहाँ पे। अब 1 2 1 2 भूल जाओ, 1 2 मतलब 2 से 1 की तरफ फोर्स लगना। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन था, यहाँ एक क्वेश्चन था जिसमें दो क्वेश्चन थे, हाँ बी, इसको मैंने एक ही बताया था, ये क्या था, व्हाट विल बी द फोर्स सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर, सेकंड स्फीयर से फर्स्ट स्फीयर पे कितना फोर्स लग रहा होगा, जितना फर्स्ट स्फीयर से सेकंड पे लग रहा होगा दोनों बराबर होगा ना, तो इतना ही होगा 0.2 न्यूटन, बस दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, मतलब दोनों का जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा। तो मैं हाल फिलहाल के लिए बात कर रहा हूँ, इस चीज को अगर आप भूल जाते हो तो बस खाली एफ मान लो, इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ एफ = 1 अपॉन, या इसको के लिखता हूँ मैं, ठीक है, 1/4πε0, बहुत ही तगड़ा लगता है, बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, के बस रहने दो, q1 q2 अपॉन r², यही पढ़ा है ना, अब इसमें r कैप में लगा दो तो ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म, हो जाएगा कि नहीं, डायरेक्शन में लगा दिया तो वेक्टर फॉर्म हो गया। अब आपको पता है जो r कैप होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, वो r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर, यही तो होती है, r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। तो हम जब इसका वेक्टर फॉर्म बनाएंगे तो k q1 q2 अपॉन r², और यहाँ पे क्या हो जाएगा r वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r वेक्टर को r बोल सकते हैं, तो ये हमारा जो वेक्टर फॉर्म में जो वैल्यू आएगी फोर्स की वो क्या आएगी k q1 q2 और r इंटू r कितना हो जाता है r³ और r वेक्टर, ये हमारा वेक्टर फॉर्म में फोर्स होता है, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेक्टर फॉर्म में जो फोर्स होता है वो यही होता है बच्चों, ठीक है, इसको याद कर लेना, नोट कर लेना कहीं, ठीक है। ये डेरिवेशन दिया, ये भूल जाओ 1 2 2 1 ये सब दिया हुआ है, 1 से 2 पे लगने वाला फोर्स कोई सेंस नहीं बनाएगा ये चीज़, बट समझ में आए तो ऐसे शॉर्टकट में समझो, समझ आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। वेक्टर फॉर्म यही होता है। अब जब वेक्टर की बात हो गई तो हम सुपर पोजिशन की बात कर लेते हैं। जब वेक्टर की बात हो ही गई है तो सुपर पोजिशन से क्यों चूकना, सुपर पोजिशन से क्यों चूकना, पहले आप इस डेरिवेशन को अच्छे से लिख लें, पहले इस डेरिवेशन को अच्छे से लिखो जल्दी से, ठीक है, जल्दी से इस डेरिवेशन को आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे आगे की। चलो लिख लिया होगा सबने, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मान लो, चलो इसको अलग से पेज पे समझेंगे, ठीक है, वहां तो वो लिखी हुई थ्योरी, थ्योरी लिख लेना बाद में, वीडियो पॉज वॉज करके। मान लो ये एक चार्ज है, ठीक है, ये अकेला रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, अब मैं क्या लाया, एक दूसरा चार्ज ले आया यहाँ पर, इन दोनों पॉजिटिव ही चार्ज लाया, मान लो इन दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा, कुछ फोर्स लग रहा होगा, मान लेते हैं उसको F1, ठीक है, F1 फोर्स लग रहा होगा, रिपल्सन फोर्स। अब मैं यहाँ एक और नेगेटिव फोर्स ले आया, तो इन दोनों के बीच में कुछ अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा F2। अब एक और फोर्स ले आया, सर फोर्स ही फोर्स आ रहे हैं,
हाँ बेटा फोर्स आ रहे हैं, इस पे F3 लग रहा होगा। ऐसे कई सारे मैं चार्जेस ले आऊँ तो इस पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा, जो आपको F नेट निकालना है, वो किसके बराबर हो जाएगा, F नेट हो जाएगा, वो किसके बराबर होगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, ऐसे जितने भी ले आओ, मान लो मैंने Fn ले आया तो Fn वेक्टर्स के बराबर हो जाएगा। समझ आ रहा है, थोड़ा समझ में आ रहा होगा, Fn वेक्टर्स के बराबर हो जाएगा F नेट जो है, मतलब सबको मैं जोड़ूंगा। और जोड़ना कैसे है हमें, वेक्टर एडिशन होना क्या चाहिए, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन होना चाहिए। क्लियर है, हमारा जो सम होना चाहिए वो वेक्टर एडिशन होना चाहिए। ठीक है, समझ आया, समझ में आया, जो होना चाहिए वो वेक्टर एडिशन होना चाहिए। क्लियर है, एक बार यहाँ सुपर पोजिशन की मैं थ्योरी लगाता हूँ, आप लोग उसको लिखिए, इस चीज को आप लोग नोट करिए। इस चीज को जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, नोट कर भी लिया होगा आप लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है, और यही चीज यहाँ पे लिखी है, देखो यही चीज सेम लिखी है। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट दैट व्हेन ए नंबर ऑफ चार्ज आर interacting, ठीक है, interacting, the net electrostatic force is given by the charge is vector sum of force exerted on it due to all other charges। मतलब नेट फोर्स जो भी लग रहा है यहाँ पे 1 पे 2 के थ्रू लग रहा है, 3 के थ्रू लग रहा है, 4 के थ्रू लग रहा है, मतलब ये जो 1 है इस पे 1 के थ्रू, 2 के थ्रू, 4 के थ्रू जो फोर्स लग रहा है सबको जोड़ेंगे, लेकिन वो जोड़ना कैसा होना चाहिए, वेक्टर एडिशन होना चाहिए। क्लास 11th में पढ़ा है वेक्टर एडिशन, ठीक है, और बेसिक मैथ में मैं पढ़ाऊंगा वेक्टर एडिशन। वीकेंड पे संडे को मोस्ट प्रोबेबली आपकी क्लास रहेगी एक और बेसिक मैथ की, तो देख लीजिएगा वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया, ये हो गया, समझ में आ गया होगा ये। अब ये देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, सुपर पोजिशन थ्योरी पे क्या दे रखा है, 4 पॉइंट चार्जेस QA QB QC QD are located at the corners of square ABCD of side 10 centimeter length है, ठीक है। What is the force on the charge of 1 coulomb placed at the center। देखो इसको समझना बहुत जरूरी है, अगर नहीं समझोगे तो समझ में आएगा भी नहीं, ठीक है। ऐसे है, इस पर यहाँ पर क्या रखा हुआ है, ABCD पे सब पे चार्ज रखा हुआ है। मान लो ये A था, ये B था, ये C था और ये क्या था, D था। अब A पे कितना चार्ज है, A पे चार्ज है। देखो फिजिक्स में जितने ज्यादा थ्योरी से ज्यादा अगर आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके कॉन्सेप्ट वैसे ही समझ में आते रहेंगे। जो कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ अगर आप उससे बेस्ड न्यूमेरिकल कर लोगे तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भर भर के करा रहा हूँ, ताकि न्यूमेरिकल ही जरूरी है, थ्योरी तो कहानी सुनना बहुत जरूरी नहीं है फिजिक्स। तो Q1 पे क्या है, QA पे कितना है, 2 म्यू सी का चार्ज है। ऐसे ही B पे कितना है, -5 म्यू सी का चार्ज है। ऐसे ही C पे कितना है, C पे कितना है, 2 म्यू सी का चार्ज है। और इससे इसी तरह D पे कितना है, D पे कितना चार्ज है, वो भी है -5 म्यू सी का। क्लियर है, अब यहाँ समझना। और यहाँ पे बीच में क्या रखा हुआ है, प्लस चार्ज रखा हुआ है, +1 म्यू सी का एक चार्ज रखा है। अब इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, टोटल जो नेट फोर्स है वो कितना हो रहा होगा, ठीक है, नेट फोर्स है वो कितना हो रहा होगा। यहाँ देखो एक चीज देखना है, इसके थ्रू इस पे कुछ चार्ज लग रहा होगा, मतलब फोर्स लग रहा होगा, इसके थ्रू भी कुछ फोर्स लग रहा होगा, इस वाले चार्ज की तरफ भी कुछ फोर्स लग रहा होगा, इस वाले चार्ज के थ्रू भी कुछ फोर्स लग रहा होगा कि नहीं। इसके थ्रू फोर्स लगेगा और जो इसके थ्रू फोर्स लगेगा, दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। फोर्स बराबर डायरेक्शन अपोजिट, इसका मतलब समझे, फोर्स बराबर डायरेक्शन अपोजिट, मतलब समझ रहे हो, मतलब क्या हो जाएगा, जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे बच्चों इतना नहीं पढ़े हो, देखो इतना तो समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आया। ऐसे एक ब्लॉक है, ठीक है, अरे सेलेक्ट हो जा भाई, ये एक ब्लॉक है, ठीक है, इसे क्लोन करते हैं, क्लोन करके ये एक दूसरा ब्लॉक है, मतलब चलो एक ही ब्लॉक बना, एक ही ब्लॉक है। इसको एक हमारा जो चिंटू है वो धक्का दे रहा है, यहाँ से धक्का दे रहा है 10 न्यूटन के फोर्स से, इधर से मिंटू धक्का दे रहा है 10 न्यूटन के फोर्स से। दोनों का फोर्स क्या है, बराबर है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या ये ब्लॉक अपनी जगह से हिलेगा, नहीं हिलेगा ना बच्चों, नहीं हिलेगा ना। वही बात है, इधर से भी उतना ही फोर्स लग रहा है, इधर से भी उतना ही फोर्स लग रहा है, ये दोनों मतलब माइनस और प्लस है, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और दोनों का फोर्स क्या है, बराबर है, Q1 Q2। और जो होगा डायगोनल्स होंगे, ये क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल्स
सेम होते हैं और ये मिड पॉइंट है, मतलब डायगोनल आधा आधा होगा। इतना डिस्टेंस आधा डायगोनल का होगा, इतना डिस्टेंस भी डायगोनल का आधा होगा ना बच्चों, समझ में तो आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2 और जो भी साइड होता है 10, तो 10√2 होगा और इसका आधा करोगे तो क्या हो जाएगा 5√2। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो भी 5√2 होगा, ये वाला डिस्टेंस भी 5√2 होगा। तो यहाँ से जो फोर्स लग रहा होगा, यहाँ से फोर्स लग रहा होगा, दोनों बराबर होंगे लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो मैंने क्या बताया था, वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। जितना इस पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा इन सबको जोड़ोगे वेक्टर एडिशन, तो ये दोनों फोर्स तो आपस में हो गए कैंसिल। अब इन दोनों की बात करें, ये दोनों रिपल कर रहे होंगे, ये उधर धक्का दे रहा होगा, ये उधर, दोनों धक्का दे रहे हैं तो भी ये दोनों भी बराबर है, ये भी डिस्टेंस बराबर है और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी बराबर होगा। मतलब कि इस पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, एकदम जीरो होगा। समझ आया कि नहीं? समझ नहीं आया तो एक बार रिवाइज करके वीडियो को पीछे जाए और थोड़ा सा देखिए, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। यहाँ इससे तो समझ में आ गया होगा, इस चीज को देख लोगे तो समझ में तुरंत आ जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास 3 क्वेश्चन और हैं। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी 1-2 बता दूंगा साथ साथ में क्वेश्चन के। When held apart at the center distance, two spherical conductors B and C with similar radius and carrying equal charge repel each other with the force F. A third spherical conductor with the same radius but no charge is brought in contact of B then with C. ठीक है, with C क्या है, हाँ, and limitedly remove from the both what is the new repulsion force between B and C. B and C के बीच में रिपल्सन फोर्स कितना होगा, पहले B और C पे चार्ज कितना होगा ये बताना है। ठीक है, B और C दो स्फीयर्स हैं, दो स्फीयर्स हैं, दोनों सेम साइज के हैं, सेम शेप और सेम साइज के हैं और दोनों पे चार्ज भी क्या है, सेम ही है। मान लो ये हमारा B था स्फीयर और इसी का क्लोन करेंगे, सेम साइज का था तो हम क्लोन कर लेते हैं, इसी का क्लोन करेंगे, सेम साइज का दूसरा भी एक स्फीयर है, दोनों पे चार्ज भी सेम है। इस पे मान लो कैपिटल Q चार्ज था, इस पे भी कैपिटल Q चार्ज है। अब एक जो क्या है, जो अनचार्ज एक कंडक्टर है, एक अनचार्ज कंडक्टर है, उसको मैं ला रहा हूँ यहाँ पर, वो भी सेम साइज का है, इन लोगों के सेम साइज का है, तो उसको मैं ला रहा हूँ, पहले इससे कॉन्टेक्ट करा रहा हूँ, इसके साथ टच कराया, इसके साथ टच कराया, तो क्या होगा, जब दो सेम साइज के आइडेंटिकल कंडक्टर्स स्फीयर टच होते हैं तो क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है। अब इस पे कितना Q/2 चार्ज होगा और इस पे भी क्या हो जाएगा, Q/2 चार्ज होगा। जितना टोटल दोनों का मिला के जितना चार्ज है उतना आधा आधा ट्रांसफर हो जाएगा दोनों के पास। मतलब इस पे 0 चार्ज था, इस पे Q था, तो Q + 0/2 दोनों पे आ जाएगा चार्ज, तो मतलब Q/2 दोनों पे चार्ज आ जाएगा। अब ये निकला धोखेबाज, इसको मैं उठाया, इसको उठा करके इसके पास रखा। ठीक है, इसके पास भी आ गया, ये इधर मिटा दे रहा हूँ, समझाने के लिए मैंने बनाया है। ठीक है, समझाने के लिए लिखा है। अब इसके पास भी आ गया, कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, इसके पास भी आया, अब इसके पास पहले से Q/2 चार्ज है, इसके पास Q है, तो दोनों को जोड़ोगे, Q + Q/2 कितना हो जाएगा, ये 3Q/2। अब इसका आधा चार्ज दोनों के पास आधा आधा बढ़ जाएगा। ये कौन सा था, मान लो ये B था और ये था C। क्लियर है? अब क्या होगा, दोनों के पास आधा आधा चार्ज बढ़ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझना, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आधा आधा चार्ज बच जाएगा, तो टोटल चार्ज इतना है, तो इसका आधा करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका अगर हम आधा करते हैं तो इस पे चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3Q/4। आधा करोगे 2 से डिवाइड करना, निकल आएगा, और इस पे भी चार्ज क्या हो जाएगा, 3Q/4। अब क्या बताना है, व्हाट इज द न्यू रिपल्सिव फोर्स बिटवीन B एंड C। अब इसके पास कितना चार्ज है, इसके पास Q/2 है, इसके पास 3Q/4 है। समझ में आया कॉन्सेप्ट की नहीं? पहले एक अनचार्ज को लाया, अनचार्ज स्फीयर को लेकर के आया, इससे टच कराया, इसके पास Q चार्ज था तो आधा चार्ज उसने लिया, आधा आधा दोनों में बट गया, आधा आधा दोनों में बच गया, क्योंकि चार्ज ट्रांसफर होता है कंडक्शन की वजह से, आधा आधा चार्ज दोनों में बटा। फिर मैं इसको लाया, वापस इसी के पास टच कराया, अब दोनों का चार्ज मिला के जितना होगा दोनों आधा आधा आपस में बांट लेंगे, तो दोनों का मिला के 3/2 था, इसका आधा करेंगे तो 3Q/4 हो जाएगा, 3Q/4 हो जाएगा ना, इसका आधा करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई करो, निकल आएगा। तो अब इसके पास भी 3Q/4 है, इसके पास Q/2 है, दोनों के पास चार्ज आपको पता चल गया। अब दोनों के बीच का फोर्स निकालना है, दोनों के बीच का फोर्स आप लोग निकाल लोगे, आप लोगों का ये टास्क है, होमवर्क, इसका दोनों के बीच का आपको फोर्स निकालना है। ठीक है, जल्दी से निकाल लेना। Q1 ये है, Q2 या Q1 ये है, Q2 ये है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R मान लो, तो बताना है आपको ये चीज। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। सिंपल तो नहीं था, थोड़ा सा ट्रिकी था, बट समझ में आना चाहिए। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ टू आइडेंटिकल चार्ज व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी फोर्स बिटवीन दीज टू आइडेंटिकल चार्जेस इतना एंड द सेपरेशन बाय 1 मीटर। ठीक है, अब बताना है चार्ज कितना होगा। आइडेंटिकल है मतलब दोनों पे चार्ज क्या है, सेम है, दोनों पे Q चार्ज है। समझ आया, दोनों पे जो चार्ज है वो Q ही है,
तो मतलब Q1 जो है वो भी Q के बराबर है और हमारा Q2 भी क्या है, Q के बराबर ही है, Q2। ठीक है, Q2 भी Q के बराबर है। फोर्स क्या है लेकिन, एक 1000 न्यूटन है दोनों के बीच में फोर्स, इसको हम 10⁻³ भी लिख सकते हैं। और जो दोनों के बीच का सेपरेशन है वो कितना है, 0.1 मीटर। अब देखो इसको क्या सॉल्व करना है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2/r²। ये गिवन था हमारे पास, तो क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू कितना है, K हमें पता है, K कितना होता है 9 × 10⁻⁹। Q1 Q2 कितना हो जाएगा, Q² हो जाएगा, दोनों सेम था, अपॉन R। R कितना है 0.1 है, इंटू 0.1 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10⁻⁻1, ऐसे 10⁻⁻1 इसको कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 10 में पावर रहेगा तो कैलकुलेशन आसान रहेगी, ठीक है। 10⁻⁻1 का स्क्वायर, ठीक है, समझ आ रहा होगा, का स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻⁹। F तो हमें पता है ना, F भी तो पता है, तो F भी लिख दो, F भी लिख दो। F कितना है 10⁻³ है, हाँ, और इंटू Q² अपॉन 10⁻⁻²। ठीक है, अब थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, अगले पेज में सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या था हमारा, जो F था वो 10⁻³ था, और Q² था, इधर था 9 × 10⁻⁹ था, अपॉन 10⁻² था। अब इसको इधर ले आओ, तो 10⁻⁻, वो सॉरी 10⁻³ इंटू 10⁻²। डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये इन सबको भी डिवाइड में ला के रख दो, 9 × 10⁻⁹ इज इक्वल टू क्या है, Q² है। इसको काटोगे क्या बचेगा, 10⁻⁻, कितना बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या है 9 है, 9 × 10⁻⁹। इसको ऊपर भेजोगे, Q² की वैल्यू ये आ रही है, इधर थोड़ा सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, इसको ऊपर जब भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 × 10⁻⁻9 अपॉन 9 इज इक्वल टू क्या है, Q² है। अब Q इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 किसका स्क्वायर होता है, अरे हाँ, इसको लिखेंगे 10⁻⁻⁴ अपॉन 3 कूलम। एक पे चार्ज इतना रहेगा, दूसरे वाले पे भी इतना रहेगा। अरे ये देखो ना, अगर आप क्या लिख रहे हो, 10⁻⁸ को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना बच्चों, छोटी छोटी बातों पर रोक लेते हो, ये लिख सकते हैं ना, 4 × 2 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया होगा ये चीज़। तो एक पे चार्ज इतना हो जाएगा, अगले वाले पे भी चार्ज सेम हो जाएगा। क्लियर, ये वाला क्वेश्चन में हमारा डन 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 हो गया है। एक बार इसको नोट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करो जल्दी से नोट करो बच्चों, जल्दी जल्दी नोट कर लो, ठीक है, नोट हो गया होगा आई होप। क्वेश्चन हमने बहुत प्रैक्टिस कर लिए हैं, ठीक है, क्वेश्चन हमने बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिए हैं। एक और क्वेश्चन, जब इतने सारे हो ही गए हैं तो एक क्वेश्चन और क्यों ना हो जाए, और लेक्चर भी हमारा बड़ा लंबा खींच गया है। चलो, कंसीडर टू अपोजिट चार्जेस विद द सेम मैग्नीट्यूड प्लेस एट द डिस्टेंस इतना फ्रॉम ईच अदर, एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, क्या है, टू अपोजिट चार्ज है, 60% ऑफ द चार्ज वन फ्रॉम ट्रांसफर टू अनदर। एक का जो मतलब एक के पास क्यू चार्ज था उसका 60% दूसरे वाले पे ट्रांसफर हो गया। डिटरमाइन हाउ मच द वैल्यू ऑफ फोर्स चार्ज इन दिस केस, कितना फोर्स बचेगा। अब तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा। ये होमवर्क क्वेश्चन है, कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर ही। अभी हम देखते हैं हमने क्या क्या देखा, एक बार समरी पूरा देख लेते हैं, हमने क्या क्या देखा, रिकैप। पहले हमने कूलम्ब्स लॉ देखा, सबसे पहले हमने कूलम्ब्स लॉ देखा। क्या बताता है कूलम्ब्स लॉ, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 चार्ज के प्रोडक्ट के होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा चार्ज क्या होगा, फोर्स कम होगा। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने समझाया था, उसके बाद क्या था, के क्या होता है, के हमने पढ़ा था, के किसके बराबर होता है, 1/4πε0 के बराबर होता है। और ε0 क्या होता है, परमिटिविटी होती है। परमिटिविटी मतलब क्या होता है, कोई भी मीडियम कितना परमिशन दे रहा है किसी चार्ज को अपने इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाने के लिए। जैसे कि अगर मेरा एरिया है, मेरा घर है, म्यूनसिपैलिटी मुझे परमिशन बस खाली दे रही है, यहाँ मेरा घर मान लो यूपी में है, यूपी वाली जो म्यूनसिपैलिटी है वो रोड पे इतना मेरा घर पहुंचाने की परमिशन दे रही है, तो मैं अपना घर इतना ही फैला पाऊंगा। और कहीं मुंबई है, वहाँ ज़्यादा फैलाने की परमिशन दे रही है, तो मैं अपना घर कहीं पर ज़्यादा बढ़ा पाऊंगा। ठीक है, अब ये ऑप्शन उतना रिलेवेंट नहीं हो पाया होगा, बट मैंने पहले ऑप्शन समझाया जितना फैल पाया। जैसे एक चार्ज को मैंने क्या रखा,
हवा में रखा तो वो पूरा फैला हुआ है, ऐसे पूरा फैल के घूम रहा है, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी फैला दिया है। लेकिन जब मैंने उसको पानी में रखा तो पानी ने परमिशन दी बस खाली तुम इतना ही फैलोगे, तो उसने इतना ही फैलाया। क्लियर है? तो इसी को परमिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, अगर मीडियम की कहीं बात आए, देखो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ये होती है। कई बार जरूरत पड़ती है इसकी, कई बार के आगे बहुत जरूरत पड़ेगी। अब मीडियम की होगी तो इसको क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन एम लिखेंगे। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंडेंट करता है, परमिटिविटी पे, मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, मीडियम अगर चेंज करोगे तो फोर्स भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अब परमिटिविटी भी मैंने जस्ट समझाया आप लोगों को, फिर हमने कुछ ये भी समझा था परमिटिविटी के बारे में, ये समझा था। फिर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए थे, क्वेश्चन के फिर लाइन से बारिश हो रही थी ना, इस बारिश में आप लोगों ने भी भीगा होगा, मज़ा बहुत आया होगा। हाँ, फिर हमने पढ़ा था वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म पढ़ा था। यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन लगाने के लिए ये लगा रहे थे, इसके बाद हमारा क्या वेक्टर वेक्टर बन करके ये फॉर्मूला आ रहा था। ठीक है, फिर और क्या पढ़ा था हमने, और भी तो कुछ पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था। क्या हो रहा था, कोई चार्ज रखा उस पर टोटल जो फोर्स लग रहा हो क्या होगा, सारे चार्ज के वेक्टर एडिशन के बराबर होगा। क्लियर? ये भी समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो ये सब तो क्वेश्चन हमने किए ही थे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा लंबा लेक्चर खींचा क्योंकि हमने क्वेश्चन आज प्रैक्टिस की। ठीक है, अब ऐसे ही लंबे लंबे लेक्चर जाएंगे, हम लोग क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही फिजिक्स का जो मेन मकसद है हमारा पढ़ना, वो क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बायो की तरह उसमें कहानी सुनते जा रहे हैं, कहानी सुनते जा रहे हैं, तो मजा आपको बिल्कुल नहीं आएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, कॉन्फिडेंस बनेगा। अभी हमने कूलम्ब्स लॉ पे जितने बेस्ड क्वेश्चन आ सकते थे, हर एक टाइप के क्वेश्चन कर लिए, कोई टाइप बचा नहीं है। कोई बचा होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा, बट इसके अलावा जितने टाइप्स मैंने कराए हैं क्लास में, 8-9 क्वेश्चन, सबके सब अलग अलग टाइप के थे। एक तो एक भी क्वेश्चन सिमिलर नहीं था, सब क्वेश्चन अलग टाइप के थे और सारे टाइप के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।